अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। मेरा ख्याल ये था कि कल की वीडियो हैंगटोंग के बारे में शायद हमारी आखिरी वीडियो होगी, कम से कम फ़िलहाल के लिए। बाद में कोई नई डेवलपमेंट आएगी तो मैंने सोचा था कि फिर आपके लिए नई वीडियो बना दूंगा। बट कल जो आप लोगों के कमेंट्स आए उन सब ने मुझे फोर्स किया कि मैं एक और वीडियो बनाऊं। एक और वीडियो मैं ऐसी बनाऊं जिसमें मैं उन तमाम ब्रिलियंट आइडियाज़ के बारे में बात करूं जो कि आप लोगों ने मुझे दिए। एंड फॉर व्हाट इट्स वर्थ आई मस्ट से कि आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आप लोगों जैसे सब्सक्राइबर मिले। इतने अच्छे आइडियाज़ शायद कहीं और से नहीं आ पाते और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि आप लोगों में से अक्सर लोगों को इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप में से अक्सर लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व और इंटरेस्टेड हैं कि उस जहाज़ को निकाला जाए। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप में से अक्सर लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया कि हमें जहाज़ के क्रू का ख्याल रखना चाहिए। अगेन दैट इज़ अ वेरी राइट थिंग टू डू एंड दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट वी शुड बी डूइंग। लेकिन आज की वीडियो बेसिकली आप लोगों के उन आइडियाज़ के बारे में है जो कि आप लोगों ने बताए। आइडियाज़ बहुत सारे हैं। हाइड्रोलिक पुशर्स को यूज़ किया जाए, बहुत सारा पानी लिया जाए, उसको इकट्ठा फ्लश कर दिया जाए, कार्गो को हेलीकॉप्टर से उठाया जाए, पुल बाय हैवी टग्स, हाई टाइड जब हो तो उस वक्त टग्स को इस्तेमाल करके जहाज़ को खींचा जाए। जहाज़ पे कोई सस्पिशियस कार्गो मौजूद है इसलिए जहाज़ ग्राउंड हुआ, नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं उसका। ये हकीकत टीवी देख के मेरे ख्याल में कुछ सब्सक्राइबर शायद आए हुए थे, तब उन्होंने ये कमेंट्स किया। इन्फ्लेटेबल ट्यूब्स जहाज़ के नीचे बिछाई जाएँ जिनको जब इन्फ्लेट किया जाएगा तो बहुत कम प्रेशर के ऊपर भी जहाज़ को उठाया जा सकता है। ऑल दैट इज़ फाइन। एक मुहावरा है, आप लोगों ने सुना होगा, उर्दू में भी और हिंदी में भी मेरे ख्याल में सेम ही है, हाथी जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का। जहाज़ों के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है। ओके, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत छोटा जहाज़ है, इट्स अ वेरी स्मॉल शिप एंड रियली इट इज़ अ वेरी स्मॉल शिप। लेकिन ये इतना भी नहीं है कि आप इसको कुछ पुशर्स लगाएंगे और ये हट जाएगा। और मेरा आज आप सबको ये फंडामेंटल जो फ्लॉज हैं ये बताने का मकसद ये है कि शायद मैं आपको फंडामेंटल फ्लॉज जब बता दूंगा तो आप लोग ज़रा बेहतर तरीके के आइडिया सोच पाएंगे। तो एक चीज़ आपने अपने जहन में ये रखनी है कि चाहे ये जहाज़ जितना छोटा मर्जी हो, ये स्टिल एक जहाज़ है। 36,000 टन को पुश करना आसान काम नहीं होता। सेकंड फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि ऑफ कोर्स आपके इन तमाम आइडियाज़ में बेसिकली बुनियादी तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं और वो चीज़ ये है कि इस जहाज़ की चौड़ाई तकरीबन 20 मीटर के आसपास है और अगर हम 20 मीटर को फीट में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 65.6 फुट, 66 फीट आप कंसिडर कर लें। 36,000 टन जो कि 300 फुट लंबाई और 66 फुट चौड़ाई के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है नीचे, उससे जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। द आइडिया इज गॉन एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इटसेल्फ। तीसरी चीज़ जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये है कि आप में से अक्सर लोग जब एक्शंस की बात कर रहे हैं तो दे आर कम्प्लीटली फॉरगेटिंग वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज़ कि इस जहाज़ की ओनर कंपनी डिफरेंट है एंड द ओनर स्टिल हैव राइट्स। जहाज़ ग्राउंड ज़रूर हो गया है, आप इसको निकालने में मदद कर रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते कि हम जैसा चाहें हम इस जहाज़ के साथ कर लें, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम ओनर्स की बात करें तो उन्होंने किसी का कार्गो लोड किया हुआ है, उस कार्गो का कोई चार्टर होगा, कोई शिपर होगा, कोई रिसीवर होगा, ये तमाम की तमाम पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। जब हम कार्गो की बात करते हैं तो इन तमाम पार्टीज़ की रजामंदी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इन तमाम पार्टीज़ की रजामंदी लेगा ओनर, ओनर वो पास करेगा मास्टर को, और कप्तान वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो कि पोर्ट कंट्रोल को बताता है कि ओके वी कैन डू दिस ऑपरेशन और वी कैन नॉट डू दिस ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि आप उस जहाज़ की अगर मदद करने पे तुले हुए हैं तो आपका जो दिल करेगा आप उस जहाज़ के साथ कर देंगे, आप नहीं कर सकते। बिकॉज स्टिल रिमेंबर द ओनर हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड TCL। जब तक ओनर TCL डिक्लेयर नहीं करता तब तक इस जहाज़ के ऊपर राइट ओनर का है, और ओनर का रिप्रेजेंटेटिव जो कि जहाज़ के ऊपर होता है वो जहाज़ का कप्तान होता है। तो आप कार्गो को अपनी मर्ज़ी से उठा के नीचे उतार सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से उठा के कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। इन सर्टन कंडीशंस यू कैन, बट मोस्टली यू कैन नॉट, यू सिंपली कैन नॉट। इसी पॉइंट को मज़ीद एलेबरेट करने के लिए मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त एक बात बताता हूँ। आई थिंक ये बात है 2 साल पहले के आसपास की। शाम के टाइम पे हम पोर्ट में खड़े हुए हैं, पोर्ट की तरफ से कॉल आती है क्योंकि कैप्टन आर यू रेडी फॉर बर्थिंग, एंड ऑफ कोर्स आई वाज रेडी फॉर बर्थिंग, एंड देन एट द सेम टाइम आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम द ओनर, और वो कहता है कि कैप्टन साहब आपने बर्थ नहीं करना, कोई और लंबी चौड़ी कहानी चल रही है, हमें नहीं पता, पोर्ट कॉल करती है तो आप मना कर दो। आई सिंपली कॉल द पोर्ट कंट्रोल एंड आई टोल्ड देम, मैंने कहा जी मैं नहीं आ रहा, आई एम नॉट गोइंग टू बर्थ। उन्होंने कहा हमने पायलट भेज दिया, उसके चार्जेस होंगे। मैंने कहा आई डोंट केयर। उन्होंने कहा कैप्टन यू आर रिफ्यूजिंग द बर्थ, आपकी बर्थ खाली पड़ी रहेगी, उसके चार्जेस अलग होंगे। मैंने कहा स्टिल आई डोंट केयर। उन्होंने कहा लेकिन हमने पायलट आपके पास भेज दिया, वो आपको ले आएगा अंदर। मैंने कहा जी आप पायलट बेशक भेजते रहे, मैंने नहीं आना अंदर, आप अपने पायलट को वापस बुला लें। वाई? बिकॉज द डिसीजन टू बर्थ और अनबर्थ द वेसल इज विद द शिपर्स, चार्टर्स, एंड फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्स लाइज विद द ओनर्स, और देन ऑफ कोर्स द मास्टर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हु इज एग्जीक्यूटिंग ऑल ऑफ दोज ऑर्डर्स। तो इन तमाम बातों को आप अपने जहन में रखेंगे तो आप एक बेहतरीन फैसला कर पाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, कैन द हाइड्रोलिक पुशर्स बी यूज्ड टू पुश दिस शिप? नो, नॉट एट ऑल। अगेन इट्स अ लार्ज ऑब्जेक्ट जो कि ज़मीन के ऊपर रखी हुई है
और उस वक्त सैंड की वजह से इसकी फ्रिक्शन बहुत बढ़ चुकी है। प्लस ये चीज़ ऑलरेडी 4 से 5 फुट के आसपास ऑलरेडी सैंड के अंदर जा चुकी है। अगर आप हाइड्रोलिक पुशर से इसको पुश करेंगे तो देयर विल बी शीयरिंग फोर्स, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अब ये शीयरिंग फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगी, अब ये लेटरल डायरेक्शन में होगी। जहाज़ का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। यू कैन नॉट डू दैट, यू सिंपली कैन नॉट डू दैट। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का आइडिया ये आया है कि आप बहुत सारे टैंकर्स लें, उनमें बहुत सारा पानी भरें, जहाज़ के पास जाके आप ये पानी इकट्ठा छोड़ दें। जब वो पानी बहेगा तो जहाज़ को अपने साथ लेके बह जाएगा। आइडिया इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मेरे ख्याल में आपको कोई 4-5 लाख टैंकर तो चाहिए होंगे कम अज़ कम, वो भी जहाज़ को 2 या 3 इंच हिलाने के लिए। जहाज़ों के हिसाब से, अगेन मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, जहाज़ों के हिसाब से ये बहुत छोटा जहाज़ है, लेकिन ये इतना छोटा भी नहीं है कि इसको कुछ टैंकर फ्लश कर सकें। आपको लाखों टैंकर मंगाने पड़ेंगे, फिर भी शायद ये चंद इंच हिले अपनी जगह से, इससे ज़्यादा ना हिल पाए, क्योंकि उसका जो एरिया रेस्ट कर रहा है ना ज़मीन के ऊपर, आप उसको मत भूलें। आप उसको अगर भूल के अपनी कैलकुलेशंस करेंगे तो आइडिया फिर जो है ना फ्लॉप हो जाएगा वहीं पे। नेक्स्ट, लिफ्ट द कार्गो बाय द हेलीकॉप्टर्स। यस, दिस कैन बी डन, बट अगेन जब तक कप्तान नहीं कहेगा कि आप ये कार्गो ठीक है उठा के ले जाएं, आप नहीं उठा सकते कार्गो। और जब तक शिपर्स, चार्टर्स, वो सब के सब वो लोग नहीं मानेंगे, यू सिंपली कैन नॉट डू दैट। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो आपने करनी होती हैं। फिर अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि वी डोंट नो व्हाट इज़ द वेट ऑफ दैट कंटेनर। उसको हेलीकॉप्टर्स की मदद से उठाया जा सकता भी है कि नहीं उठाया जा सकता, हमें नहीं पता, लेकिन अगर उठाया जा सकता है तो दिस आइडिया कैन वर्क। बट स्टिल 4 से 5 फुट पानी के अंदर है, हाई टाइड हो भी तो वो इतनी ही होती है, यहाँ पे कराची में बहुत ज़्यादा नहीं होती। समथिंग माइट बी डन बट नो, इट डज नॉट सीम फिजिबल। आगे जी, पुल बाय हैवी टग्स, ये ऑलरेडी काम जारी है और आगे किया भी जाएगा, लेकिन अगेन फिर बहुत ही लिमिटेड ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जगह होती हैं जहाँ पे आप अपने टग्स को लगा सकते हैं और वो टग्स मिलके जहाज़ को खींच सकते हैं। और अगर एक्सेसिव फोर्स अप्लाई होगी तो अगेन जहाज़ के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगी, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। वी सिंपली कैन नॉट फॉरगेट दैट फ्रिक्शन एंड दैट वेट दैट इज लाइंग ऑन द बेड फ्लैट। वी कैन नॉट डू दैट। नेक्स्ट थिंग, सेम हाई टाइड प्लस पुल द टग्स, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट, इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि जहाज़ ऑलरेडी रेत के अंदर जा चुका है। टाइम काफ़ी गुजर चुका है एंड जितना टाइम गुजरता जा रहा है जहाज़ और सेटल होता जा रहा है, बल्कि अब तो ऑलमोस्ट सेटल हो ही गया होगा पूरा। देयर इज़ सस्पिशियस कार्गो ऑन, कम ऑन मैन, कम ऑन। मैं नॉर्मली ऐसी चीज़ों को इस चैनल पे डिस्कस नहीं करता जो कि लोग हकीकत टीवी से देख के आते हैं, लेकिन आजकल मुझे लग ऐसा रहा है कि लोग कुछ ज़्यादा ही उन चैनल्स को देख रहे हैं जो कि खामखा की अफवाहें फैला रहे हैं, जिनमें कोई बुनियाद नहीं होती किसी चीज़ की। दे हैव नो नॉलेज ऑफ इट, दे आर मेकिंग द वीडियोज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग। लेकिन अभी कमेंट्स इतने ज़्यादा आना शुरू हो गए कि आज मुझे ये कमेंट इंक्लूड करना पड़ा। सो नो, अगर सस्पिशियस कार्गो है भी तब भी यू हैव नो अथॉरिटी एट ऑल कि आप उस कार्गो के साथ कुछ कर सकें। सो फॉरगेट दैट पॉइंट। आगे, इन्फ्लेटेबल ट्यूब्स जो हैं वो जहाज़ के नीचे डाली जाएँ और जहाज़ को उठाया जाए। ठीक है, इन्फ्लेटेबल ट्यूब्स आपने डाल दी। पहली बात तो ये कि जब वो जहाज़ सैंड के अंदर है, अब जितना सैंड को खोदते हैं वो जहाज़ उतना और सेटल हो जाता है। जैसे ही जहाज़ इम्बैलेंस होता है वो और नीचे सेटल होना शुरू कर देता है। लेट अस से हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी भी तरीके से आपने वो ट्यूब जहाज़ के नीचे डाल भी दी। आई एम नॉट गोइंग टू से इट इज़ इम्पॉसिबल, बट इट इज़ वेरी 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 हार्ड टू डू इट। बट स्टिल, इवन इफ़ यू आर एबल टू डू इट, आप ज़रा से जहाज़ को उठा भी लेंगे, आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? जहाज़ 4 से 5 फुट ज़मीन के अंदर है, सैंड के अंदर है। आप थोड़ा सा उसको खींच भी लेंगे टग्स की मदद से, वो 5 फुट आगे जाके ग्राउंड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? नो, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वेरी फीजिबल थिंग टू डू। वो क्वेश्चन जो कि आप में से अक्सर लोग बार बार पूछ रहे हैं, और मुझे एक कमेंट भी आया कि बेसिकली जहाज़ का क्रू जहाज़ को निकालने में नाकाम रहा। और भाई, जहाज़ का क्रू तो जहाज़ को निकाल सकता ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। सो नो, दैट इज़, जहाज़ के क्रू का काम ये नहीं होता कि वो जहाज़ को जो है वो फ्लोट कराता रहे। ऑफ कोर्स वो अपनी कोशिश पूरी करते हैं, बट उनके पास क्या इक्विपमेंट है? कुछ भी नहीं है। एंकर थे, उन्होंने काम नहीं किया, इंजन है वो चल के नहीं दे रहा, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? दे कैन नॉट डू एनीथिंग, एज सिंपल एज दैट, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। आगे, अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं क्या करता? मैं किसी की साइड्स नहीं ले रहा। माई ओनली एंड ओनली एम अनटिल नाउ इज़ कि मैं आप लोगों तक सही इल्म पहुंचाऊं, ताकि आप लोगों को सही चीज़ के बारे में इल्म हो और पता हो। एज ए कैप्टन ऑफ द शिप, देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड हैव डन और आई कुड हैव डन। अगर मैं भी होता तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ कर सकता था। एंकर है नहीं, इंजन चल नहीं रहा, आपके पास ये 3 चीज़ें होती हैं जहाज़ को रोकने की। ये 3 चीज़ें नहीं रही, आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर मैं पोर्ट में होता और कुछ कर सकता तो मैं क्या करता? ऑल राइट, कराची पोर्ट कंट्रोल, मेरी उस दिन बात हुई थी। देयर इज़ वन वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, जब ये ग्राउंड हुआ था जहाज़ में, तब की बात कर रहा हूँ। उसने कहा कि यार, वो इतनी कम गहराई में ग्राउंड हुआ है कि अगर हम टग्स भेजेंगे तो हमारे टग्स ग्राउंड हो सकते हैं। हिज कंसर्न इज़ राइट, बट ऑफ कोर्स वो डिसीजन मेकिंग चेयर के ऊपर नहीं था। मैं अगर उस चेयर के ऊपर होता, मैं टग्स को उसी दिन भेजता।
कराची में सैंड है. इट इज़ द सेम स्टोरी एज हैपेंड अराउंड 10 to 15 years बैक इन जुहू बीच इन मुंबई. वहाँ पे भी जहाज़ ग्राउंड हुआ था, उसके बाद कोशिशें चलती नहीं, निकाला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, वो भी नहीं निकल के दिया, वो भी खुद ही बेचारा बस किसी तरीके से निकला. अगर मैं डिले करूँगा और अगर मैं उस जहाज़ को वहाँ पे ग्राउंड होने दूंगा और वहाँ पे वो कई दिन खड़ा रहेगा और फिर उसके बाद मैं सोचूंगा अच्छा जी 14 अगस्त को हम ये करेंगे, 12 अगस्त को हम तेल निकालेंगे, आई एम पुटिंग एवरीथिंग एट जेपर्डी. इस किस्म के कामों में आप जितना देर करते जाएंगे जहाज़ उतना सैंड में सेटल होता जाएगा. तो अगर मैं डिसीजन मेकिंग चेयर में होता तो मैं उसी दिन टग्स भेजता, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी, क्योंकि उस दिन ऑलरेडी आपके पास हाई टाइड भी थी, आपके पास स्वेल भी थी, आपके पास विंड भी थी. अगर आपने जहाज़ को 24 घंटे लो टाइड में छोड़ दिया तो वो रेत के ऊपर वैसे ही ग्राउंड हो गया. तो मैं अगर डिसीजन मेकिंग चेयर में होता तो मैं ये फैसला उसी दिन लेता. आपको मैं एक और बड़ी ज़बरदस्त बात बताता चलूँ. अक्सर लोग एक कमेंट ये भी कर रहे हैं कि अथॉरिटी सही काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही. इस डिले के अलावा अगर हम बात करें तो आई थिंक दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब. वो बेचारे अब एक ऐसा काम करने लगे हुए हैं जो कि तकरीबन नामुमकिन हो चुका है उस डिले के बाद. अगर हम सबसे ज़्यादा ग्राउंडिंग इंसिडेंट देखें जो कि हर साल कहाँ पे होते हैं, तो आपको पता है कहाँ पे होते हैं? नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, यूके की कोस्ट. सारे के सारे वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज हैं. डेनमार्क है, फिनलैंड है, हॉलैंड है, यूके इटसेल्फ है, शेटलैंड आइलैंड के पास आपका स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है. वहाँ पे हर साल ग्राउंडिंग सबसे ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो ये डिले नहीं करते. अब ये रिसेंटली हमारे पास केस आया हुआ था कि जिसमें जहाज़ ग्राउंड हुआ, इन्होंने फ़ौरन टग भेजा, टग उसको खींचता रहा, हल्की सी लो टाइड हुई, टग भी ग्राउंड हो गया, टग डैमेज भी हो गया. लेकिन उस टग के खींचने का फ़ायदा ये हुआ कि जहाज़ मज़ीद कम गहराई में नहीं गया और जैसे ही दोबारा हाई टाइड हुई दोनों के दोनों फ्लोट हो गए. कितनी ज़बरदस्त बात है कि उन्होंने डिले नहीं किया. That is the thing that separates them from us. उनके पास अगर कोई इंसिडेंट होता है, their action is very very swift. And I'm really, it's really a sad thing to note कि हमारे यहाँ जब कोई इंसिडेंट होता है तो कई दिन तो ये समझने में लगते हैं कि अभी किसने क्या करना है. I don't know what is the reason is, and again I'm not sitting here to point the fingers at someone. लेकिन अगर आप मुझसे ये जानना चाहें कि मैं क्या करता तो मैं यही करता जो मैंने आपको भी बताया है. अब एक बड़ी मज़ेदार बात एक और ये भी है कि मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं यार ये भी कह ही देता हूँ. आपने जहाज़ को डी बंकर क्यों किया, डी फ्यूल क्यों किया, आपने फ्यूल क्यों निकाला उसके अंदर से? अगर किसी भी वजह से जहाज़ इस काबिल हो जाए कि शायद वो फ्लोट करके निकल जाए, तो अब जब उसके पास फ्यूल ही नहीं है तो शायद थोड़ा बहुत लिमिटेड सा उसके पास फ्यूल अभी होगा आई थिंक उसके सेटलिंग और सर्विस टैंक्स में. लेकिन आपने अब तकरीबन जहाज़ के हाथ पैर ही काट दिए हैं. अब वो इंजन ही नहीं चला सकता. इंजन ठीक है पहले ही नहीं चल रहा था, अब तो जब फ्यूल ही नहीं है तो चलेगा क्या? मे बी, आई डोंट नो इसके सेटलिंग और सर्विस टैंक्स कितने बड़े हैं, आई हैव नो आइडिया. हमारे तो इतने बड़े होते थे कि अगर सेटलिंग और सर्विस टैंक में फ्यूल ऑयल होता था तो काफ़ी देर जहाज़ चल जाता था. जहाज़ ऑलरेडी फ्लैट बैठा हुआ है कराची के साहिल के ऊपर, उसका कोई स्ट्रक्चरल डैमेज होने का ख़तरा ही नहीं था जब तक आप ये खोदना वोदना शुरू करते हैं. एनीवे, आई डोंट नो मुझे ये बात कहनी चाहिए थी, नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन यार एक चीज़ है मेरे जहन में आई हुई थी, मैंने आपको तक पहुँचा दी. अब आगे इसके साथ इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करना है वो आप लोगों की अपनी मर्जी है. आज सोचा मैंने ये था कि मैं इन तमाम कमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बना के आपको ये बता दूं कि आप इन 3-4 फंडामेंटल चीज़ों को अपने जहन में रखें कि ये काम करने इतने आसान नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं. और शायद हो सकता है कि अब जब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है तो यू गाइस माइट बी एबल टू कम अप विद some good ideas. I don't know. Don't forget to check the playlists that I'll be linking here and in the cards. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. With tons of love to my Orange Shots family and to be Orange Shots family. This is me Zahid Nisar. आप लोग देख रहे हैं Orange Shots और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़.